Good morning everyone, this is our third lecture of partial differential equation and today we are going to discuss about formation of partial differential equation by the elimination of arbitrary constants. So let's start. Of partial differential equation. So basically हम फर्स्ट चैप्टर में partial differential equation फॉर्म करेंगे और इसको बनाने के हमारे पास दो वेज हैं. फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कि अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी वहां से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. अगर इस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उनकी एलिमिनेशन की हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. और दूसरा वे है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस. अगर आपकी गिवन इक्वेशन में आर्बिट्री फंक्शंस प्रेजेंट हैं तो उनको एलिमिनेट करके हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पे और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो बेस्ड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन से. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो बेस्ड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. So first exercise is totally based on formation of partial differential equation by elimination of arbitrary constant. और जो यहाँ से आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी ये डिपेंड करती हैं जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशन, कि वो इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है. तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इस केस में हमने जर्नलाइज किया कि इस केस में जर्नली किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी. जर्नलाइज किया है, हमेशा ऐसे नहीं होगा, कुछ एक दो केसेस हैं, 99% ऐसे चांसेस होंगे कि ये सेटिस्फाई करेगा जो हमने जर्नलाइज किया है, बट एक दो केस ऐसे होंगे जब ये आपका डिफर कर जाएगा. सो फर्स्ट केस है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इस केस में क्या होगा, जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की. जो यहाँ से आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो होगी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की. एंड वन मोर थिंग, जो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी वो होगी यूनिक. ये यहाँ से जर्नलाइज हमने किया है. सेकेंड केस है व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब आर्बिट्री कांस्टेंट कम होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इस केस में भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 1. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बट यहाँ पर यूनिक की कोई गारंटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि यूनिक होगी. यूनिक नहीं होगी तो हम बोलेंगे एक से ज्यादा हो सकती हैं, सो मोर देन 1. ये हमने जर्नलाइज किया है. कुछ केसेस में आपके पास रिजेक्शन कॉन्ट्राडिक्शन भी देंगे केसेस, बट जर्नलाइज यही है कि ऐसा ही होगा मोस्टली केसेस में. नेक्स्ट केस है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो एक से ज्यादा होगा. दिस इंप्लाइज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको यहां से मिलेगी ऑफ ऑर्डर हायर देन 1. और इसमें ऐसा कुछ जर्नलाइज नहीं हुआ है कि वो यूनिक होगी या यूनिक नहीं होगी या मोर देन 1 होगी. यू कैन से दैट. सो ये जर्नलाइज रिजल्ट्स हैं हमारे. फर्स्ट केस का अगर हम एग्जांपल लें जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल हैं, सो इसका एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें z इक्वल्स टू ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर. यहाँ पर देखिए आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, दैट इज x एंड y, एंड आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 हैं, a एंड b. तो ये एग्जांपल, ये इक्वेशन है. इस केस में जाएगी. सेकेंड केस है जब आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास कम है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है z इक्वल्स टू ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर. तो यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, x एंड y, बट आर्बिट्री कांस्टेंट है 1, दैट इज a. तो ये वाला इस केस में आ जाएगा. अगर हम थर्ड केस की बात करें जब आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, सो इसके एग्जांपल ये हो सकता है ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस cz स्क्वेयर इक्वल्स टू 1. तो इस इक्वेशन में देखो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जबकि 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है. तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से
ज़्यादा हैं। देखो अगर अब हम थर्ड केस में जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हम x को भी इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, x और y दोनों को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, y और z दोनों को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, या फिर z और x को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। बट जर्नली हम मोस्टली एग्जाम्पल्स में जब आपके पास x y z होगा तो हम z को ही डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे और x और y को इंडिपेंडेंट। सो इन्हीं एग्जाम्पल को हम थोड़ा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे इनसे, और आपके पास यूनिक आएगी या एक से ज़्यादा आएगी या उसका ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है वो सॉल्व करेंगे। सो आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी, इससे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का, जब भी हमें एलिमिनेशन करनी है आर्बिट्री कांस्टेंट से, या फिर दूसरा जो केस है उसमें भी कि हमें एलिमिनेशन करनी है आर्बिट्री फंक्शन की। सबसे पहला स्टेप होगा जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी। सो हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास आ जाएगा कर्ली z बाई कर्ली x इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो आपके पास आ जाएगा 2ax, और जो नेक्स्ट टर्म है वहां पर है b वाई स्क्वायर, b कांस्टेंट है, y को भी आप ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करोगे क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सिमिलरली हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू सेम वही, यह आ जाएगा 2by। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो अगर आपके पास जो आपने डिफरेंशिएट किया है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कर्ली z बाई कर्ली x एंड 1/2a। एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, यहाँ x आएगा आपके पास एंड हियर y कर्ली z बाय कर्ली y। तो a और b की वैल्यू आपको मिल गई है। इस a और b की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, z इक्वल्स टू 1/2x कर्ली z बाय कर्ली x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2y कर्ली z बाय कर्ली y इंटू वाई स्क्वेयर। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, x/2 कर्ली z बाय कर्ली x प्लस y/2 कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू z। तो देखिए आपको एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है जहां पर a और b नहीं है, दैट मीन्स हमने a और b को एलिमिनेट कर दिया है और वहां से हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। तो ये हमारा जो फर्स्ट केस था इसमें क्या कह रहे थे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट ही है क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्शियल डेरिवेटिव हैं और दोनों का ऑर्डर है 1, दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर भी है 1। यूनिक मतलब एक ही इक्वेशन मिली, तो आपको और दो इक्वेशन तो नहीं मिली, यहाँ से एक ही इक्वेशन मिली है। कोई इक्वेशन आपको कैसे मिलती है, या तो कि a और b की वैल्यू आपको कहीं और कोई और भी ऑब्टेन होती, तो यहाँ से बट आपको सिंगल वैल्यू ऑब्टेन हो रही है a और b की, तो इसलिए आपके पास ये यूनिक इक्वेशन आई है। अगर देखिए अगर इक्वेशन आपको एक बार ही डेरिवेटिव लेके मिल जाए तो आपको वहीं से इक्वेशन ऑब्टेन करनी, क्योंकि अगर आप इसको फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो आपको a और b की एक और वैल्यू मिल जाएगी। अगर जैसे अगर मैंने इसको इक्वेशन 2 सपोज लिया है, अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे a की एक और वैल्यू मिलेगी, और मैंने इस इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं इसको, अगर इसको फर्दर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे b की भी एक और वैल्यू मिलेगी। बट अगर आपको एक बार डेरिवेटिव करके ये a और b की वैल्यू मिल गई है तो आपको वहीं से वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कि जितने आप मिनिमम ऑर्डर की बना सकते हो। सो इन दिस केस वी ऑब्टेन्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 विच इज यूनिक। तो जितनी भी हम इक्वेशंस बनाएंगे अब हमेशा सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ट्राई करेंगे वहीं से हमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए, और जो वैल्यू मिलेगी वो जो हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर देंगे।
बट अगर हमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं मिलती है ये दो स्टेप करने के बाद, तो उसके बाद हम फर्दर इनका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें, व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहला स्टेप आपका वही रहेगा कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर मैंने जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू 2a x, देन हमें इसे डिफरेंशिएट किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास आ जाएगा कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू, x को कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपके पास आ जाएगा 2ay। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2x कर्ली z बाय कर्ली x, और अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2y कर्ली z बाय कर्ली y। तो अगर हम a की ये जो आपके पास पहली वैल्यू आई है ये ऑब्टेन हुई है, अगर हम ये इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, z इक्वल्स टू, a कॉमन ले लें अगर, बाहर ही पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, कर्ली z बाय कर्ली x देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बट जो आपने सेकेंड वैल्यू ऑब्टेन की अगर हम ये पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, z इक्वल्स टू 1/2y कर्ली z बाय कर्ली y देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस केस में देखिए आपके पास आपको दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, ऑर्डर तो 1 है, तो ये केस क्या क्लेम कर रहा था कि ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर तो 1 है अभी भी दोनों इक्वेशन का, बट हमें एक से ज्यादा इक्वेशन यहाँ पर मिल गई हैं, क्योंकि अगर आप ये वाली वैल्यू ए की पहले वाली वैल्यू यूज करोगे तो कुछ और इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है, दूसरी वाली वैल्यू यूज करोगे तो कोई और इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है, तो हमें एक से ज्यादा यहाँ पर इक्वेशन मिली है। दैट मीन्स इक्वेशन यूनिक नहीं है यहाँ पर, बट दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दैट इज 1। सो इन केस थर्ड, व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये एग्जांपल हमने कंसीडर किया था। तो बट फर्स्ट स्टेप इसमें भी यही रहेगा आपका कि आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। तो यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ कि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ पार्शियली, ठीक है, बट आपको एग्जाम में ऐसे निकले, आपको प्रॉपर लिखना है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस by स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रेट होगा, देन c 2z कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू 0। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली तो ये आपके पास ax स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा 2by प्लस C as it is 2z कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आप वाली इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी ax प्लस cz कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी by प्लस cz कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, b एंड c, तो हमें तीनों की वैल्यू चाहिए या कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें a, b और c ना हो। बट यहाँ से अगर आप देखो वहाँ पे तो आपके पास अभी तक दोनों केस में क्या आ गया था, डायरेक्ट एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आ गई थी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप ये भी कर सकते हो, सपोज इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड है। अब इक्वेशन सेकेंड को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हो फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी। चाहो तो आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो पार्शियली या वाई के रिस्पेक्ट में, या फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो वाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद चेक करो कि कुछ एलिमिनेट हुआ है या नहीं हुआ, कि एलिमिनेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। तो हम दोनों से ट्राई करते हैं कि दोनों एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में भी करते हैं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं कि आपके पास क्या आएगा। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पर हमने कुछ जर्नलाइज नहीं किया था, सिर्फ ये बोला था कि सेकेंड ऑर्डर तक एक से ज्यादा ऑर्डर की होगी।
क्योंकि उसके बाद आप पे डिपेंड है कि आपको अगली इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करनी है, कितने स्टेप्स में आपकी इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन जो आपके पास है सेकंड, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली ऑब्वियसली, तो देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है कि यही आपको करना है, तो आप अपनी खुद के हिसाब से, अब क्वेश्चन वेरी करेगी ये चीज। मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, देखते हैं कि ऐसी इक्वेशन मिलेगी या नहीं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। तो पहली टर्म y किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ax, इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0 प्लस c कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। देन अब यहाँ पे लगेगा चेन रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट में है z और करली z बाय करली x। तो z एज इट इज, आप इसका डेरिवेटिव करोगे, करली z बाय करली x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर z डिवाइड बाय करली y, करली y करली x, प्लस अब करली z बाय करली x एज इट इज इनटू z का डेरिवेटिव करोगे, करली z बाय करली y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे c कांस्टेंट है, इधर जाके ये रिमूव हो जाएगी, तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन के आपके पास z इंटू करली स्क्वायर z बाय करली y करली x प्लस करली z बाय करली x इंटू करली z बाय करली y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो आपको सेकेंड ऑर्डर की एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स आप इसको भी अपनी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो। ये सेकेंड ऑर्डर की है और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है, एक ऐसी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो यही आपकी जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ये वो हो सकती है, मतलब इसको कंसिडर कर सकते हो आप। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, अगर कोई और करना चाहे कि हम इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, वहां से देखते हैं आपको क्या इक्वेशन मिलेगी। जो आपके पास है इक्वेशन थर्ड, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर वही कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो बी वाई एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो 0 प्लस c, सेम वही प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास, z करली स्क्वायर z बाय करली x करली y प्लस करली z बाय करली y इंटू करली z बाय करली x इक्वल्स टू 0। सेम ही स्टेप्स, तो इक्वेशन क्या आ गई, z दिस प्लस करली z बाय करली y इंटू करली z बाय करली x इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अगर हम दोनों इक्वेशन देखें तो दोनों इक्वेशन आपके पास फिर से सेम आ गई हैं। तो इस वाले स्टेप से तो दोनों इक्वेशन आपके पास सेम आ गई हैं एग्जैक्टली। या अगर आपने इक्वेशन सेकंड को पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तब जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, या फिर अगर आपने इक्वेशन थर्ड को पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो इक्वेशन मिली आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सेम है। तो हम चेंज कर लेते हैं कि जो इक्वेशन सेकंड है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो आपको ये दोनों आपके पास ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं कि अगर आप ये भी लिखोगे तो आपको आंसर सही है। अब मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेक करते हैं आपके पास कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। सो इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, किसे करें हम डिफरेंशिएट सेकंड इक्वेशन को, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो c, देन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहली आ जाएगी करली z बाय करली x इंटू करली z बाय करली x प्लस देन z एज इट इज करली z बाय करली x का डेरिवेटिव करोगे तो डबल हो जाएगा, देन स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस c
कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो तो आपके पास ना ही ए की वैल्यू आई ना ही सी की, मतलब ऐसे कुछ ए की वैल्यू अगर आप बोलो कि ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है ऐसे बोल सकते हो कि बट सी की टर्म्स में, है ना। बट यहाँ से हमें किसी सिर्फ ऐसा या हमें डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिली जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, क्योंकि जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपको डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई थी, बट इस केस में आपको डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिली। तो अगर ऐसे आपके पास आ जाए कि आपको नहीं मिल रही है डायरेक्ट, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो दूसरी इक्वेशन को आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इक्वेशन ऑब्टेन नहीं हुई है तो आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं अब थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये इक्वेशन आपके पास इस टाइप से आ जाएगी, बी प्लस सी कॉन्स्टेंट बाहर कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई प्लस z एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फर्दर इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, b प्लस सी कर्ली z बाय कर्ली y का होल स्क्वायर प्लस z कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन से इससे a की वैल्यू निकालूं, इससे b की वैल्यू, a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, और दोनों को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट है सी वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, बट ए और बी एलिमिनेट नहीं होंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, ए बाई बी इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे आ जाएगा ए डिवाइड बाई बी। तो आपको ए बाई बी की वैल्यू भी चाहिए। तो अगर हम देखें इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में, तो वहां से मैं ए बाई बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो ये हम ये कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है आपके पास, यहां से हम a की वैल्यू लिख देते हैं, a इक्वल्स टू माइनस सी, ये जो बेटा मैं आपके पास आ गई थी, यहां से b की वैल्यू माइनस सी कर्ली z बाय कर्ली y का होल स्क्वायर प्लस z कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर। देन इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फिफ्थ, डिवाइडिंग फोर्थ बाय 4/5, 4 को 5 से आपको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, a बाय बी इक्वल्स टू माइनस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन आपके पास ऐसी ही आ जाएगी। एज इट इज लिख रही हूँ, जस्ट मैंने डिवाइड किया है, सी माइनस सी से माइनस सी कैंसिल कर दिया। बट अभी भी देखो आपके पास जो इक्वेशन मिली है उसमें a और a बाई बी है, मतलब अभी दो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, एक एलिमिनेट हुआ है बट दो प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड, ये जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन थी स्टार्टिंग में जो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आई थी, इन दोनों को भी डिवाइड कर देंगे। अगर मैंने 2 डिवाइड बाई 3 किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड करने से पहले आप क्या करोगे, 1 सेकेंड, डिवाइड करने से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप जो एक टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ ताकि आप डिवाइड करो तो वो कैंसिल हो सके, है ना। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ a बाई एक्स की। तो a बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस सी जेड कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, और इक्वेशन थर्ड से अगर मैं निकालूँ तो b डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू माइनस सी जेड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। तो इन दोनों की जो दोनों वैल्यू आई इनको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस सी जेड से माइनस सी जेड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी a बाई बी इक्वल्स टू वाई कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स डिवाइड बाई एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। तो ये जो a बाई बी की वैल्यू है, a डिवाइड बाई बी की, ये हम फर्दर पुट करेंगे जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई थी, दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे a बाई बी की, दैट इज y कर्ली z बाई कर्ली x डिवाइड बाई x कर्ली z बाई कर्ली y इक्वल्स टू ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। तो अब अगर आप देखोगे तो अब आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल चुकी है जिसमें a और b नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें a और b और c कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट एलिमिनेट हो गई हैं।
तो अगर आप ऐसे करोगे तो इसके बाद जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो भी आप लिखोगे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स इस केस में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो इक्वेशन आपको यूनिक मिलेगी, बट ये आपके पास हो रहा है कि जो आपके पास ऑर्डर आपको मिल रहा है वो एक से ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ से इक्वेशन देखो तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या आएगा 2, क्योंकि ये आपके पास टर्म प्रेजेंट है ना, 2 टर्म प्रेजेंट है, इसकी वजह से आपके पास इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो या तो अगर आप ये इक्वेशन लिखोगे तब भी आपकी करेक्ट है, या पहले जो 2 इक्वेशन आई थी उसमें से आप कोई लिखोगे तो वो भी करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर अब कोई फिक्स स्टेप नहीं है। पहले स्टेप फिक्स है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, या रिवर्स ऑर्डर में आपको डिफरेंशिएट करना है।